स्वर सुधा मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज सुनिए हिंदी साहित्य जगत की जानी मानी लेखिका डॉक्टर चांद कौर जोशी द्वारा लिखी कहानी कल आना। अर्चना ने रोज की भांति अपनी माँ को फोन लगाया और बोली, निपट गई मम्मी, खाना वाना खा लिया, तबीयत कैसी है? कल मुझे आपका चेहरा उदास लग रहा था। नहीं तो ठीक हूँ मैं तो, मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे तो यूं ही वहम बना रहता है। ऐसी कोई बात नहीं है, खाना तो बना लिया है मगर अब खाऊंगी। नाश्ता हैवी कर लिया इसलिए अभी भूख नहीं लगी है। 3 तो बज चुके हैं, अब कब खाओगी और कब अपनी दवाइयाँ लोगी? अभी खाकर दवाई ले लूंगी, तू चिंता मत कर। मम्मी, मैं आज और कल नहीं आ पाऊंगी, मेरा इंतजार मत करना। चाय भी बनाकर पी लेना क्योंकि मेरे सास ससुर चेकअप करवाने के लिए जयपुर जा रहे हैं। उन्हें कल 10 बजे तक पहुंचना है, इसलिए वे आज शाम को कार से 4 बजे रवाना हो जाएंगे। रात में सासू जी अपने भाई के यहाँ रुक जाएंगी और सुबह चाय नाश्ता करके डॉक्टर को दिखाने के लिए चले जाएंगे। चेकअप के बाद लंच लेकर वापस रवाना हो जाएंगे, जो कल शाम तक घर पहुंच जाएंगे। सुबह जल्दी उठकर जाने में उनको परेशानी होती है, इसलिए आज शाम को जाने की सोची है ताकि रात में थोड़ा आराम मिल जाएगा। कोई बात नहीं, अगर 2 दिन नहीं आएगी तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं है। अच्छा किया जो तूने बता दिया, नहीं तो तुझे पता ही है कि मैं बालकनी में खड़ी खड़ी तेरा इंतजार करती रहती हूँ और जब तू नहीं आती तो थक कर अंदर चली जाती हूँ और चाय बनाकर पीती हूँ। अभी मेरी तबीयत भी ठीक चल रही है और उम्मीद करती हूँ कि भगवान 2 दिन ठीक ही रखेगा। आगे तो ईश्वर की मर्जी है, अपने हाथ में तो कुछ है नहीं। ठीक है मम्मी, मैं 2 दिन बाद ही आऊँगी क्योंकि सासू जी ने यह हिदायत दी है कि घर को काम वालों के भरोसे छोड़कर मत जाना। सूने घर में कुछ भी घटित हो सकता है। हमें पता है कि आपको अपनी मम्मी को संभालने जाना पड़ता है। 2 दिन का मामला है, देख लेना। यह कहकर अर्चना ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन पर बात होने के बाद वह ज्यों ही पानी पीने के लिए उठी, उसे लगा कि हल्के हल्के चक्कर आ रहे हैं। उसने पानी पीकर अपना बीपी चेक किया, जो कुछ ज़्यादा ही आ रहा था। उसने बीपी की गोली खाई और थोड़ी देर के लिए सो गई। इतने में रणजीत, जिसे वह अपना दत्तक पुत्र मानती है और वह है भी इसी योग्य, आ गया क्योंकि 5 बज चुके थे। इस समय वह दूसरी चाय पीती है तो चाय पिलाने आ गया। मैं दिन में कम ही सोती हूँ, इसलिए मुझे लेटी हुई देखकर वह पूछने लगा, माताजी आज आप सो कैसे रहे हैं? तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ, आज मुझे चक्कर आ रहे हैं, बीपी की गोली लेकर सोई थी, अब कुछ ठीक लग रहा है। चाय पिला दो और हाँ, रात को 8 बजे तक एक बार और आ जाना। तबीयत नहीं संभली तो अस्पताल चलना पड़ेगा। वह आने का कहकर चला गया। वह जब 8 बजे तबीयत पूछने आया तब तक चक्कर तो आ ही रहे थे, पर उसने सोचा कि रात को नींद लेने से तबीयत ठीक हो जाएगी, इसलिए उसने कहा, अभी तो कुछ ठीक है, यदि रात में तबीयत बिगड़ी तो तुम्हें फ़ोन कर दूंगी, फ़ोन उठा लेना। यह मत कहना कि चार्ज में रखा था, सुनाई नहीं दिया, फिर सुबह पूछोगी कि फ़ोन किया क्या। आज मैं अपनी बेटी को फ़ोन नहीं करूँगी, उसके यहाँ काम है और उसने आने के लिए मना किया था। उसे पता चला तो वह परेशान होगी, इसलिए ज़रूरत होने पर अपन दोनों ही अस्पताल चले चलेंगे। यदि एडमिट करेंगे तो तुम रुक जाना, बेटी को फ़ोन मत करना। ठीक है, आप फ़ोन कर देना, मैं तुरंत आ जाऊँगा। रात में 11 बजे तक तो उसने सोचा फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन बाद में उसे कमरा घूमता
छत ऊपर गिरती महसूस होने लगी। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा तो उसने सोचा अब लापरवाही करना ठीक नहीं है। उसने तुरंत रणजीत को फोन किया और वह जल्दी ही आ गया। उसने हिम्मत करके अपनी मेडिकल डायरी वाला बैग लिया, पर्स में रुपए रखे। ये सब उसने रणजीत को संभलाया, कमरा लॉक किया। उसका हाथ पकड़कर रणजीत ने उसे नीचे उतारा। टैक्सी के अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसकी तबीयत और बिगड़ गई। बेहोशी छाने लगी। स्ट्रेचर द्वारा उसे अंदर ले जाया गया। रणजीत से नाम पता पूछकर इमरजेंसी में उसे भर्ती कर दिया गया। ऐसे में रणजीत घबरा गया। उसने सोचा इनकी बेटी को फ़ोन नहीं किया और इन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगा। वह तो मुझे ही कोसेगी कि ऐसी स्थिति में तूने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया। माँ ने मना भी कर दिया तो क्या हुआ, मुझे तो फ़ोन करना चाहिए था। यह सोचकर उसने तुरंत फ़ोन कर दिया और कहा कि माताजी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उन्हें अस्पताल लेकर आया हूँ, आप भी आ जाइए। अर्चना ने सोचा 4 बजे तो मम्मी से बात की थी, तब तो वह ठीक थी, फिर ये अचानक कैसे हो गया। उसने हिम्मत करके रणजीत से कहा कि मम्मी से बात करवा दे तो उसने कहा मम्मी तो बेहोश है, इमरजेंसी में भर्ती है। सुनकर उसके तो होश ही उड़ गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। सूने घर में दोनों बेटियों को छोड़कर जाए भी तो कैसे जाए। वह कुछ देर तक आंखें बंद करके सोचने लगी, फिर मोबाइल से माँ की फोटो निकालकर उसे निर्निमेष निहारने लगी। उसे लगा फोटो उसकी आंखों से ओझल होती जा रही है। वह चिल्लाई, नहीं माँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आवाज़ सुनकर उसकी छोटी बेटी मरीशिया घबराकर उठ बैठी। बोली, मम्मी क्या हुआ, क्या आपने कोई बुरा सपना देखा है। आवाज़ सुनकर वह चौंकी। कहने लगी, नहीं बेटी, सपना नहीं, तेरी नानी की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ऐसा करो कि मुझे नानी के घर छुड़वा दो, मैं उनका ध्यान रख लूंगी। नानी घर पर नहीं, अस्पताल में है। और तो क्या हुआ, मुझे वहीं छुड़वा दो। नहीं, इतनी रात को तेरा अकेले जाना ठीक नहीं है। तो ऐसा करो कि बुआ फूफा जी को फ़ोन कर दो, वो दोनों जाकर नानी को संभाल लेंगे और उनका ध्यान रखने के लिए भी कह देंगे, क्योंकि फूफा जी की तो प्रत्येक डिपार्टमेंट में चलती है। उनके जाने से डॉक्टर नानी का ध्यान और भी अच्छी तरह से रखेंगे। हाँ, तुमने ये ठीक कहा। मैं अभी शैलजा जी को फ़ोन करती हूँ। मुझे पता है कि वे दोनों मुझसे ज़्यादा तेरी नानी का ध्यान रखते हैं। हर तकलीफ में वो तुरंत पहुँच जाते हैं। उसने अपनी ननद को जल्दी से फ़ोन लगाया। वो शायद गहरी नींद में थी, इसलिए उन्हें घंटी सुनाई नहीं दी, मगर उनके पास सो रही उनकी 2 वर्षीय दोहिती स्तुति जाग गई और अपनी नानी को जगाकर कहा कि आपका मोबाइल बज रहा है। शैलजा ने अर्चना भाभी का फ़ोन देखा तो घबरा गई, मगर अपने को संयत कर बोली, अर्चना जी, क्या हुआ, इतनी रात के समय फ़ोन। मम्मी पापा आराम से जयपुर पहुंच गए या उनकी तबीयत। शैलजा जी, मम्मी पापा तो आराम से पहुंच गए हैं, मगर मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई है। रणजीत उन्हें अस्पताल लेकर गया है। आप दोनों को रात्रि में तकलीफ तो होगी, मगर आप एक बार जाकर संभाल लो और डॉक्टर को हिदायत देकर भी आ जाओ। अर्चना ने रोते रोते कहा तो शैलजा बोली, अरे ये सब कैसे हो गया। खैर, आप चिंता मत करो, हम अभी पहुंच रहे हैं। उन्हें देखकर घर आते हैं। हम बच्चों के पास रुक जाएंगे और आप वहां चले जाना। नहीं शैलजा जी, आप उनके पास पहुंच जाओगे तो समझो मैं पहुंच जाऊंगी। आप भी तो उनके लिए मुझसे बढ़कर हैं। ठीक है, हम पहुंचकर आपको फ़ोन करते हैं। अब अर्चना को थोड़ी शांति मिली। मन को समझाने लगी कि मैं भी जाकर क्या कर लेती।
माँ को तो अभी होश नहीं है और डॉक्टर मुझे अंदर ही नहीं जाने देते, नहीं मेरी बात सुनते। अरुण जी की बात का पूरा असर पड़ेगा क्योंकि वे नगर निगम आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं, लेकिन उन्हें अपने पद का जरा सा भी घमंड नहीं है। अहम तो उनके पास से होकर भी नहीं गुजरा है। इतनी रात को भी अपने साले जी की सास के लिए रवाना हो गए। उनके अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों में खलबली मच गई। साहब कैसे पधारे हैं? नमस्कार कर बोले, साहब आप यहाँ? मैं यहाँ मेरी आंटी को, जिन्हें आपने अभी अभी इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया है, जिनका नाम चांद है, उनकी तबीयत के बारे में जानने आया हूँ। उन्हें किसी भी प्रकार की महंगी दवाइयाँ, इंजेक्शन या खून आदि की ज़रूरत हो तो बता दें। मैं सर आप निश्चिंत रहें, हम पूरा ध्यान रखेंगे। अस्पताल में जो अवेलेबल होगी वो तो हम दे देंगे और अगर बाहर से मंगवानी पड़ी तो हम खुद मंगवा लेंगे। ठीक है, पूरा ध्यान रखना। मैं अभी चलता हूँ और सुबह आता हूँ। यह कहकर अरुण जी तो चले गए, मगर शैलजा वहीं रुक गई। अब इलाज सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया। पहले तो केवल ग्लूकोज की बोतल लगाकर छोड़ दिया था, अब इंजेक्शन आदि भी लगाए जा रहे थे। बार बार चेक भी किया जा रहा था। अरुण जी भी रात को बार बार फ़ोन करके पूछते रहे थे कि होश आया या नहीं। डॉक्टर का कहना था कि मरीज की हालत में सुधार नज़र आ रहा है, सुबह तक होश आने की पूरी उम्मीद है। सुबह चांद जी को होश आ गया और अरुण जी भी हॉस्पिटल पहुंच गए। आते ही बोले, अब कैसा महसूस हो रहा है? अब मैं पूरी तरह ठीक महसूस कर रही हूँ। जब आप जैसा बेटा हो तो मुझे भला क्या तकलीफ हो सकती है, मगर रात के समय आपको तकलीफ? अरे ये तो हमारा फर्ज है, कहकर उन्होंने चाय मंगवाकर उन्हें पिलाई और कहा कि अब आप आराम करें, हम चलते हैं। 4 बजे आपको छुट्टी मिल जाएगी और अर्चना जी भी आ जाएंगी, जो आपको घर पर लेकर आ जाएंगी। शैलजा नहा धोकर खाना लेकर आ गई। 4 बजे तक अर्चना के सास ससुर भी चेकअप करवा कर लौट आए। उनके आते ही अर्चना ने उनकी तबीयत पूछी और चाय बनाकर ले आई। वे दोनों चाय पी रहे थे, इतने में उनके यहाँ खाना बनाने वाली मंजू बाई आ गई। चाय पीने के बाद उन्होंने अपनी बेटी व दामाद जी को फ़ोन किया कि हम चेकअप करवा कर आ गए हैं। तो शैलजा ने कहा कि आप अर्चना जी को अस्पताल भेज दो, उनकी मम्मी को छुट्टी मिलने वाली है। अरे उन्हें क्या हुआ? अभी कल ही हम आपके जाते ही आंटी जी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, बीपी बहुत बढ़ गया, उनको अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा। अर्चना जी लड़कियों को अकेले सूने घर में छोड़कर कैसे जाती? फिर आप भी उनको मना करके गए थे। हम दोनों चले गए थे। मैं अभी वहीं हूँ और उन्हें छुट्टी भी होने वाली है। अर्चना जी अब जल्दी जाओ, अपनी माँ की देखभाल करो। हमारी आज्ञा का पालन किया उसकी हमें खुशी है, मगर ऐसी स्थिति में शैलजा के भरोसे घर व बच्चों को छोड़कर चले जाना चाहिए था। मैं कोई बुरा थोड़े ही मानती। कोई बात नहीं मम्मी जी, शैलजा जी भी तो उनकी बेटी से कम नहीं हैं। अब जा रही हूँ, 2 दिन रुकना पड़े तो रुक जाऊंगी। अर्चना अपने पति के साथ अस्पताल पहुंच गई, जो आवश्यक काम से बाहर गए हुए थे और अभी ही आए थे। उसने देखा माँ पलंग पर बैठी है। यह देखकर उसे बड़ा सुकून मिला। अच्छा हुआ माँ जल्दी ठीक हो गई, वरना सोचकर उसका कलेजा धक से रह गया। अरे मैं यह क्या सोच रही हूँ? माँ तो मेरी ममता है, छाँव है, मेरी ढाल है। इनका साथ तो मुझे स्वर्ग से भी बढ़कर है। माँ ने बेटी को भीगी आंखों के साथ कुछ सोचते हुए देखा तो बोली, बेटी एक रात के लिए मुझे ग्रहण लग गया था, जो कभी कभी चांद और सूरज को लगता है और वे छुप जाते हैं। मैं भी एक रात के लिए अस्पताल की ओट में छुपकर बैठी रही। मुझे माफ़ कर देना माँ,
मैं रात को आपके पास आ नहीं पाई। आपने ही शिक्षा दी थी कि अब हमें भुलाकर ससुराल वालों का ख्याल रखना। त्याग, करुणा, सहिष्णुता, उदारता जैसी भावनाएं आपसे ही सीख कर गई थी। उनका पालन करना मैंने अपना धर्म समझा। कहते हुए अर्चना का गला रुंध गया। खुशी के कारण आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका रोम रोम अपने ननद नंदोई के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहा था। माँ का झुर्रियों वाला चेहरा नई आभा और नए नूर से भर उठा, जैसे अरुणोदय के साथ कमल खिल उठे हों। वो अपनी सारी बीमारी, सारी निराशा क्षण भर में भूल गई। आंखों में स्नेह समा नहीं रहा था। संभल कर बोली, अरे तुमने तो आज आने के लिए मना किया था ना, फिर कैसे आ गई? खैर आ ही गई है तो मुझे घर पर छोड़ देना, फिर अपने घर चली जाना, वापस कल आना। इस बात पर दोनों एक साथ हंसने लगी। अभी आप सब सुन रहे थे प्रसिद्ध लेखिका डॉक्टर चांदकोट जोशी द्वारा लिखी कहानी कल आना। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।